हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई एम कविता गोयल। आज के अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस शिक्षा नीति को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये शिक्षा नीति जो है कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रतीक है शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा क्यों है? इसकी खासियत ये है क्योंकि ये जो शिक्षा नीति थी, इसे सिर्फ बनाया ही नहीं गया था, इसका क्रियान्वयन भी हुआ था और साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन के लिए जो भी चीज़ें नीडेड थी, जो भी चीज़ों की ज़रूरतें थी, उनको भी पूरा किया गया था, उन चीज़ों को भी जुटाया गया था। ओके, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे भारत के इतिहास में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कदम था, एक प्रतीक था। अब हम जान लेते हैं शिक्षा नीति कैसे बनी और कैसे इसे चलाया गया। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जब राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के माध्यम से उन्होंने जाना कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या असफलताएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या गुण आ रहे हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। इन सभी चीज़ों को राजीव गांधी जी ने सर्वेक्षण के माध्यम से इन चीज़ों का पता लगवाया और पता लगाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनके जो भी दोष थे, जो भी असफलताएं थी, उनको दूर करने के उद्देश्य से एक नीति बनाई गई, एक शिक्षा नीति बनाई गई, जिसे कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, सो यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो थी, ये शिक्षा नीति सिर्फ बनाई नहीं गई थी, इसका क्रियान्वयन भी हुआ था और इसको चलाने के लिए जो भी ज़रूरी जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें भी जुटाई गई थी, जो भी संसाधन थे वो भी इसके लिए जुटाए गए। ओके, इसके पहले भी कई शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, मगर उनके साथ ये था कि वो बनी तो मगर उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। ओके, सो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। अब इस शिक्षा नीति में किया क्या गया? देखिए, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कई सारे कदम उठाए गए शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए। तो अब हम जानेंगे इसके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसके अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए, इनके बारे में अब हम जानेंगे। ओके, तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कदम उठाए गए थे वो कई सारे कदम थे, जैसे कि 10+2+3 की शिक्षा संरचना थी आपकी। इसके अलावा नवोदय विद्यालय खोले गए, विद्यालय संकुल बनाए गए, ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाए गए, सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू किया गया, शैक्षिक अवसरों की समानता लाई गई ताकि सभी को जो शिक्षा के अवसर हैं वो समान रूप से मिल पाएँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया, दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई, शिक्षक प्रशिक्षण कराया गया, मतलब कि टीचर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की गई, और उपाधि को सेवा से अलग करना, मतलब कि जो डिग्री होती है उसको सर्विसेज से अलग करना का मतलब यहाँ पे ये था कि हर डिग्री देने से पहले सोच समझ के डिग्री दी जाने लगी, जिससे कि अगर सभी लोगों को डिग्री दे दी जाएगी तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो एक ही पद पे कार्य कर सकें, मगर पद चूँकि लिमिटेड होते हैं, इसलिए इस आधार पर डिग्री को देने से पहले मतलब रूल्स थोड़े कड़े किए गए, जिससे हर एक को डिग्री ना दी जाए, सोच समझ के ही लोगों को डिग्री दी जाए। ओके, शिक्षक की जवाबदेही, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स जो है वो शुरू की गई ताकि शिक्षक जवाब दे, हर एक गलत कदम के लिए शिक्षक जवाबदेही जो है वो रखी गई। तो ये कुछ ऐसे कदम थे जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू किए गए थे। अब हम इन सभी कदमों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए, 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, इसमें शिक्षा व्यवस्था को 10+2+3 में बांट दिया गया। 10+2+3 में एज लाइक आप कह सकते हैं जैसे कि हम 1 से लेकर 10 तक की जो शिक्षा लेते हैं वो 10 में आ गई, 2 में हमारी जो 11th एंड 12th की शिक्षा है वो उसमें आ गई, और ग्रेजुएशन की शिक्षा हमारी या उच्च कोटि की जो शिक्षा है वो हमारी +3 में आ गई। ओके, सो इस तरीके से हम इस 10+2+3 को समझ सकते हैं अच्छे से। अभी इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें इन्होंने क्या किया कि जो 10 तक की जो शिक्षा थी, ये 10 तक की जो शिक्षा थी 10+2+3 में, इसको भी इन्होंने ऑलरेडी 3 भागों में बांटा। 5+3+2, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे सीखते हैं 1st to 5th क्लास में, उसे 1st to 5th में रखा। 3 में 6 to 8th क्लास के जो बच्चे उनको 6+3 में रखा गया, और +2 में जो बच्चे 9th एंड 10th के होते हैं उसे +2 में रखा गया। जो +2 होता था इसे 2 भागों में बांटा गया, सामान्य और व्यावसायिक, मतलब जनरल और वोकेशनल। जनरल एजुकेशन में क्या होता था कि सभी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी, और जो व्यावसायिक होता था उसमें व्यवसाय से रिलेटेड कोई ना कोई शिक्षा दी जाती थी। जैसे बच्चे एक सब्जेक्ट कोई चूज़ कर लेते थे
उस अकॉर्डिंग मतलब उनको व्यावसायिक शिक्षा भी उसमें प्रोवाइड कराई जाती थी। तो यही कुछ आपके 10+2+3 की शिक्षा संरचना थी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को 10+2+3 में बांट दिया गया था। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं नवोदय विद्यालय में। देखिए, नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो नवोदय विद्यालय क्या थे? नवोदय विद्यालय वो विद्यालय थे जिसमें जो सरकार द्वारा खोले गए थे, जिसमें जो भी श्रेष्ठ प्रतिभावान बच्चे होते थे उनको उच्च कोटि की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती थी। ओके, जैसे क्या होता था कि देखिए, हर बच्चे को हमारे देश में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन जो निर्धन वर्ग के लोग होते थे वो उच्च शिक्षा के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। ओके, निर्धन वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना मुश्किल होता था, इसलिए सरकार ने नवोदय विद्यालय खोले जिसमें निर्धन वर्ग के छात्रों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध हो पाए। इसकी व्यवस्था हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा कराई गई थी। ओके, और इसमें किन बच्चों को शिक्षा दी जाती थी? जो कि मेधावी छात्र होते थे, प्रतिभावान बालक होते थे, उनको इन विद्यालयों में फ्री शिक्षा की व्यवस्था थी। उच्च कोटि की शिक्षा ये फ्री में पा सकते थे। ये आपके नवोदय विद्यालय थे। अब हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय संकुल। देखिए, विद्यालय संकुल क्या थे? ग्रुप ऑफ स्कूल्स क्या हुआ करते थे? ग्रुप ऑफ स्कूल में फ्रेंड्स ऐसा होता था कि जैसे कि जो हम देख सकते हैं कि एक होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो 5th तक होते हैं, कुछ होते हैं जो 6 to 8 तक होते हैं, और कुछ होते हैं 9 to 12 तक होते हैं। तो यहाँ पे एक सभी प्रकार के सभी वर्ग के जो कह सकते हैं कि जो विद्यालय होते थे, नीचे के विद्यालय हों, चाहे शीर्ष विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, सबको एक संगठित करके एक समूह का निर्माण करने की एक प्रक्रिया लाई गई, जिसमें क्या था कि सभी लोग साथ में बैठ के मीटिंग करेंगे, परस्पर सहयोग के द्वारा कार्य करेंगे, और अगर एक दूसरे के में कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को दूर करने का भी ये कार्य करेंगे। ओके, तो ये एक तरह के ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जो टेक्निक थी ये लाई गई, जिसमें सभी विद्यालय जो है, मतलब जो अलग अलग जो श्रेणी के विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, शीर्ष विद्यालय, नीचे के विद्यालय, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है इस चीज़ को, नीचे के विद्यालय, इन सभी को क्या था कि एक साथ कार्य करने की एक योजना लाई गई, जिससे समस्याओं को दूर किया जा सके। और इनमें क्या होता था कि जो भी शीर्ष विद्यालय होता था, मतलब कि जैसे कि अगर 5th लेवल तक के जो स्कूल है, फिर 6 to 8 का है, और उसका 9 to 12 का है, तो 9 to 12 जो है वो आपका सबसे ज़्यादा सीनियर हो गया। तो जो 12th के जो भी हमारे प्रिंसिपल होते थे या जो भी मैनेजर होते थे, वो पूरा ओवरऑल जो मेन जो रूल जो माना जाता था वो उनके द्वारा बनाए गए रूलों को माना जाता था। ओके, मतलब वही उनका ही एक तरह से इसमें कह सकते हैं हम कि उन्हीं का इसमें आधिपत्य होता था, जो पूरी तरीके से चीज़ों को मैनेज करते थे। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान में। सर्व शिक्षा अभियान क्या थे? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में शायद आपको पता भी होगा, वैसे भी ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान था जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। और ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मतलब कि 10 साल के अंतर्गत निःशुल्क, 8 साल के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की व्यवस्था थी कि 1 से 8 तक की क्लासेस की इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और इसमें यहाँ पे ये माना गया था कि सन 2000 तक भारत सरकार ने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का सरकार ने उद्देश्य रखा था कि सन 2000 तक सरकार जो है वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षा के अवसरों की समानता, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अपने इस कदम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका ये कदम था कि जो शैक्षिक अवसर होते हैं वो हर एक कास्ट के बच्चों के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए इक्वल हो। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए या भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान की जाए, इसकी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर सीटेट में आ जाते हैं आपके। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस चीज़ को घोषित किया था, जिसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और में जो भी शिक्षण कार्य होता है, इन शिक्षण कार्य के संचालन के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सभी चीज़ों को, मतलब उन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाए, इस चीज़ के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जारी हुआ था। जिसके अंतर्गत उनका कहना ये था कि स्कूल में पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें नीडेड हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड नीडेड है, चॉक नीडेड है, या टीचर्स की ज़रूरत है,
या फिर बुक्स की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएँ। टीचर्स की ज़रूरत है, टीचर्स भी उपलब्ध कराया जाए। तो ये यहाँ पे सभी जो भी आपके भौतिक संसाधन संबंधी जो भी है, शैक्षिक तथा भौतिक संसाधनों संबंधी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन की यहाँ बात की गई है। तो क्या होता था कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की संपूर्ण दिशा में समुचित ढंग से चलाने हेतु भारत सरकार ने दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। ओके, तो यहाँ पे सरकार ने क्या की थी, दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिससे कि दूर बैठे लोग भी, जो मतलब जहाँ पे संसाधन नहीं है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादा आया जाया नहीं जा सकता है, वहाँ पे मतलब शिक्षा हर तरफ पहुँच सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके लिए ठोस प्रावधान किए गए। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में आज भारत ने बहुत प्रगति कर ली है। एज यू सी कि आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई, जिससे टीचर्स को ट्रेनिंग मिल सके और टीचर्स और अच्छा जो है वो कर सकें। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत इसका भी प्रावधान लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा उपाधि के लिए, उपाधि को सेवा से अलग करना। मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया कि जो उपाधि दी जाती थी, जैसे कि कोई भी डिग्री देने की यहाँ बात आई, तो वहाँ पे डिग्री सोच समझ कर शिक्षित व्यक्तियों को दी जाने लगी और इसका जो स्तर था थोड़ा सा कम किया गया। मतलब कि क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्या था कि नौकरियाँ जो थी वो सीमित थी। अब अगर नौकरियाँ सीमित हैं और डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर प्रोवाइड करती जाएगी, तो फिर उन लोगों को नौकरी मिलने में परेशानी हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के जो डिग्री जो प्रोवाइड करने की चीज़ें थी, उन चीज़ों को मतलब कि सोच समझ के डिग्री दी जाने लगी। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है, इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निम्न तथा मध्य निम्न स्तर के ऐसे पदों के लिए बहुत सोच विचार करके उपाधि अनिवार्यता समाप्त करने की नीति बनाई गई, परंतु इसके कई दुष्परिणाम सामने आए। ये पता लगने लगा कि कौन सी उपाधि किस कार्य के लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं। ओके, परंतु इसे फिर भी लागू किया गया। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, शिक्षा की जवाबदेही। देखिए यहाँ पे क्या था, शिक्षक की जवाबदेही लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, जिसमें शिक्षकों को, देखिए जवाबदेही का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। जवाबदेही का मतलब होता है कि जब हमें कोई कार्य दिया जाता है और अगर हमें वो कार्य पूरा करने को बोला गया और हमने वो कार्य करके दे दिया है, तो हमें सामने वाले को कोई भी आंसर नहीं करना पड़ेगा, ना सामने वाला हमें कोई आंसर करे, ना हमें उससे कोई आंसर करना। बट अगर हमको कोई काम करने को दिया गया है और हम उस काम को नहीं करके दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी जवाबदेही तय हो जाती है। मतलब कि हमसे आंसर मांगा जाता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ शिक्षक की भी जवाबदेही इसमें तय की गई कि अगर आप अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी, कहाँ पे आप काम नहीं कर पाए। ओके, तो यही आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसके बारे में हमने जाना। यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।